साल 1969 बॉम्बे के महबूब स्टूडियो में फिल्म अनजाना सफर की शूटिंग चल रही थी। जैसे ही डायरेक्टर राजा नवाथे ने एक्शन कहा, एक्टर विश्वजीत चटर्जी ने रेखा को अपनी बाहों में ले लिया और किस करना शुरू कर दिया। रेखा हैरान रह जाती हैं, उन्हें इस किस के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था, फिर भी एक्टर विश्वजीत उन्हें किस करते रहे। कैमरा चलता रहा, ना तो डायरेक्टर कट बोल रहा था और ना ही एक्टर विश्वजीत रेखा को छोड़ रहे थे। वे 5 मिनट तक रेखा को किस करते रहे। फिल्म यूनिट के लोग सीटियां बजा रहे थे, तालियां बजा रहे थे। ये आवाजें रेखा के दिल में अंदर तक चुभ रही थी। रेखा ने अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थी, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। रेखा समझ जाती हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है, लेकिन वे इसके विरोध में एक शब्द भी नहीं कह पाई, क्योंकि उन्हें डर था कि ऐसा करने पर उन्हें फिल्म से निकाल दिया जाएगा और उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया जाएगा। कम से कम 6-7 साल तक तो I didn't like what I was doing। यही था कि बस जबरदस्ती खींच करके शूटिंग जाती थी, डबल शिफ्ट्स करती थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पत्रकार यासिर उस्मान द्वारा लिखी गई रेखा की बायोग्राफी किताब के अनुसार 14 साल की रेखा के साथ किस सीन का आइडिया डायरेक्टर राजा नवाथे का था। एक्टर विश्वजीत ने कहा कि राजा ने ही उन्हें इंसिस्ट किया था कि वो रेखा, जो कि अभी 15 साल की भी नहीं थी, को सरप्राइज में किस करें। विश्वजीत ने कहा कि वो सिर्फ डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन पर काम कर रहे थे। हालांकि रेखा को चीटेड और एक्सप्लॉइटेड महसूस हुआ था। रेखा की चुप्पी को उनकी सहमति मान लिया गया। उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में यह खबर फैल जाती है कि एक नई साउथ इंडियन एक्ट्रेस आई है जो बोल्ड सीन करने में भी परहेज नहीं करती। रेखा को सेक्स किटन कहा जाने लगा, एक 14 साल की सेक्स किटन। ये कहानी अकेली रेखा की नहीं है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ऐसे एग्जाम्पल से भरी पड़ी है जहां एक्ट्रेस को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया बिना उनकी सहमति के। इसी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए शुरू हुआ था मी टू मूवमेंट। साल 2006 के अमेरिका में मी टू मूवमेंट की शुरुआत होती है। पहली बार सोशल एक्टिविस्ट तराना बर्क ने मी टू शब्द का इस्तेमाल किया और महिलाओं से सेक्सुअल एब्यूज के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कहा। इसका मकसद वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामलों को एक्सपोज करके इन्हें रोकना था, लेकिन ये मूवमेंट तब उतना नहीं चल सका। लेकिन टर्निंग पॉइंट आया साल 2017 में। 2017 में हॉलीवुड प्रोड्यूसर हार्वे वाइनस्टीन और ऑस्कर अवार्ड विनिंग एक्टर केविन स्पेसी पर दर्जनों महिलाओं ने सेक्सुअल हैरेसमेंट और रेप का आरोप लगाया। इसके बाद दुनिया भर में मी टू मूवमेंट की शुरुआत होती है, लेकिन इंडिया में मी टू मूवमेंट की शुरुआत हुई तनुश्री दत्ता के आरोपों से। साल 2018 में तनुश्री दत्ता ने जूम टीवी को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में तनुश्री ने कहा कि 2008 में हॉर्न ओके फिल्म की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर उनके पीछे पड़ गए थे, जिसकी शिकायत उन्होंने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को भी की थी कि नाना पाटेकर उनसे दूर रहें। लेकिन इस बात पर अमल करने के बजाय नाना पाटेकर ने एक नई डिमांड रख दी। नाना पाटेकर ने एक और डिमांड रख दी उनके सामने कि अभी इस गाने में मेरा एक इंटीमेट स्टेप इसके साथ, लड़की के साथ। मतलब लड़की नई एक्ट्रेस है, यंग एक्ट्रेस है, तो चाहे जरूरत हो ना हो उसके साथ इंटीमेट सीन कर लो। तनुश्री ने कहा कि इस गाने में ओरिजिनली नाना पाटेकर नहीं थे, बल्कि ये तनुश्री का एक सोलो सीक्वेंस था। लेकिन फिर भी नाना पाटेकर स्टेज पर आकर उसके आसपास घूमने लगे, उसे डांस स्टेप सिखाने लगे। तनुश्री ने कहा कि उन्हें ये बहुत क्रीपी लग रहा था, क्योंकि उनके पूरे शरीर को नाना पाटेकर द्वारा हाथ से टच किया जाना था। तनुश्री नाना पाटेकर के व्यवहार से इतनी अनकंफर्टेबल हुई कि सेट छोड़कर चली जाती हैं और खुद को 4 घंटे के लिए अपनी वैनिटी वैन में बंद कर लेती हैं। परिणाम ये हुआ कि तनुश्री की वैनिटी वैन का दरवाजा पीटा गया, उनकी कार का शीशा तोड़ दिया जाता है और उन्हें फिल्म से निकालकर राखी सावंत को ले लिया जाता है। एक तरफ से पूरी भीड़ मीडिया आई और एक तरफ से एमएनएस पार्टी के गुंडे आए और उन्होंने मेरी गाड़ी को तोड़ दिया। उस समय 2008 में भी तनुश्री ने नाना पाटेकर पर ये आरोप लगाए थे और पुलिस कंप्लेन भी की थी। लेकिन उस समय
समय इंडिया में मी टू मूवमेंट जैसा सपोर्ट नहीं था और बात वहीं पर दब जाती है। उस समय नाना पाटेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तनुश्री के आरोपों पर कहा कि ये आरोप गलत हैं और तनुश्री उनकी बेटी जैसी है। वहाँ हमने कौन सी बदतमीजी की है, हमारे समझ में नहीं आता। इतने तकरीबन 1000 लोग हैं, उनके सामने हो रहा था ये सब। मुझे एक तो गंदा लग रहा है कि ऐसी सफाई मुझे देनी पड़ती है। उस वक्त ये बात आई गई हो जाती है और बड़ा मुद्दा नहीं बन सका। लेकिन 2018 में जब तनुश्री दत्ता ने दोबारा से अपने इस अनुभव को शेयर किया तो मामला इंटरनेशनल मी टू मूवमेंट से जुड़ जाता है। इस बार तनुश्री को हेडलाइंस टुडे और आज तक की रिपोर्टर रही जैनिस सिक्वेरा का सपोर्ट भी मिला, जो इस घटना की गवाह थी। जैनिस सिक्वेरा ने 2018 में अपनी फेसबुक पोस्ट लिखकर कहा कि फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने कुछ गुंडे बुलाए जो वैनिटी वैन का दरवाजा पीटने लगे। जब तनुश्री के पेरेंट्स उन्हें लेने पहुंचे तो उनकी कार पर हमला कर दिया गया और इसकी खिड़की का शीशा तोड़ दिया गया। वाली रात रिपोर्टर जैनिस सिक्वेरा तनुश्री से मिलती हैं। इस मुलाकात में तनुश्री ने जैनिस को अपना एक्सपीरियंस बताया कि 3 दिन रिहर्सल के बाद कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने शूटिंग वाले दिन डांस के हर स्टेप्स बदल दी। इस गाने में नाना पाटेकर हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्रोड्यूसर्स पर दबाव डालकर खुद को इस गाने में शामिल करवाया। Unfortunately, at that time, Tanushree was too shook up to talk to me on camera, but she told me the entire incident off camera, and the way she narrated it last night, during your interview, is pretty much exactly how I remember everything. There is no reason to not believe her. There is no reason to think that she is doing it for publicity stunt. जैनिस सिक्वेरा की तरह ही पत्रकार और घटना के गवाह वसीम अख्तर ने भी तनुश्री के सपोर्ट में टीवी पर बयान दिया। वसीम अख्तर ने जूम पर दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि जब वे सेट पर पहुंचे तो कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि सर यानी कि नाना पाटेकर ने क्या किया। बैकग्राउंड डांसर्स होते हैं, वो कुछ बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। मैं सिर्फ जजमेंट ले रहा था एग्जैक्टली हुआ क्या था, ताकि अंदर की बातों से मुझे पता चले। तो जब मैंने 2-3 लोगों से ये सुना कि यार आज का दिन बहुत खराब है, क्या कर दिया सर ने, ये बहुत गलत किया, कौन से मूड में है, पता नहीं क्यों किया उन्होंने। तनुश्री के इन आरोपों के बाद इंडिया में मी टू मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है, जिसके बाद एक के बाद एक खतरनाक सच बाहर आते हैं। इनमें सबसे बड़ा केस था डायरेक्टर साजिद खान का, जिन पर करीब 9 महिलाओं ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया। साजिद खान को लेकर एक्ट्रेस सलोनी चोपड़ा ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए लिखा कि ये बात 2011 की है, जब मैं इंडिया में नई आई थी और एक डायरेक्टर के साथ काम सीखना चाहती थी ताकि फिल्म मेकिंग के बारे में कुछ सीख सकूं। इस दौरान साजिद ने इंटरव्यू में मुझसे अजीबो गरीब सवाल पूछे, जैसे क्या तुम मास्टरबेट करती हो, हफ्ते में कितनी बार, क्या मैं कभी ब्रेस्ट जॉब करवाऊंगी। इंटरेस्टिंगली सलोनी चोपड़ा के अनुसार साजिद खान ने उन्हें ये भी कहा कि उन्हें बहुत दुख होता है उन लोगों के लिए जिन्हें सेक्सुअल एब्यूज से गुजरना पड़ता है, लेकिन आगे उन्हीं पर कई लड़कियों को सेक्सुअली एब्यूज करने के आरोप लगे। इस अजीब इंटरव्यू के बाद सलोनी को ये नौकरी मिल जाती है, लेकिन धीरे धीरे साजिद खान के रात के 12 बजे 2 बजे कॉल्स आने लगे। सलोनी ने लिखा कि वो पूछता था कि मैं क्या पहनी हूँ, क्या खाया है। उसने कहा कि मुझे अपनी बिकनी फोटोज भेजनी होंगी क्योंकि उसे देखना है कि मैं कैसे दिखती हूँ अगर मुझे एक्ट्रेस बनना है। महीनों तक उसने मुझे मेंटली टॉर्चर किया और मैं हर रात रो के सोती थी। वो कहता था कि मैं एक्ट्रेस बनने के लिए पर्याप्त सेक्सी नहीं हूँ। उसने कहा कि वो मुझे अपने अंडर लेकर एक्ट्रेस बनाएगा और अपनी अगली मूवी में मुझे कास्ट करेगा, लेकिन सिर्फ तब जब मैं तैयार हूँ। The phone calls got really bad. The constant you don't have boobs or you're not sexy got really bad. सलोनी ने आगे बताया कि वो अपने डिक के बारे में बात करता था कि वो कितना बड़ा है और उसकी सेक्सुअल जरूरतें क्या हैं। वो मुझसे कहता था कि मैं उसके डिक को छूऊं और जब मैंने मना किया तो गुस्सा हो जाता था। सलोनी ने अपने ब्लॉग में आगे लिखा कि एक बार एक मूवी के कॉस्ट्यूम ट्रायल के वक्त वो एक लड़की को देखने आया और उससे कहा कि वो अपनी स्कर्ट उठाए और अपना एस दिखाए। वो लड़की कंफ्यूज होकर मेरी तरफ देखी और मैंने साजिद से पूछा कि क्या ये जरूरी है। उसने स्कर्ट उठाई और वो उसे इंसल्ट करने लगा कि उसके पास ना ब्रेस्ट है ना एस, वो एक्ट्रेस कैसे बनेगी। फिर उसने मुझे कमरे से बाहर जाने को कहा ताकि वो उस लड़की से बात कर सके और मैं चली गई। A few minutes later he came out and I went and spoke to her and she was really upset. She looked like she was going to cry and I told her she didn't have to do this if she didn't want to, but she was just like, it's fine, it's over now, I'm going to wear this outfit and get on set. It was a conversation we had and then it was over. सलोनी के अनुसार एक रात में उसके कॉल्स और लगातार
हेरेसमेंट से इतनी थक चुकी थी कि मैंने उससे पूछ लिया कि वो मुझसे आखिर चाहता क्या है। गुस्से में मैंने उसे गाली दी और फोन काट दिया। I think that was the night that I really lost it. I yelled at him. I was really upset. I told him that I didn't want to keep doing this, and he was just he would talk about other directors who would keep actresses for months, and he was like, it's a process, you have to be my keep. जूम चैनल को दिए इंटरव्यू में सलोनी ने बताया कि अगली बार जब मैं सेट पर शूटिंग के लिए गई तो उसने मुझे कहा कि तुम कैसे बैठी हो, तुम पैर फैलाकर क्यों नहीं बैठती, तुम्हें बैठना नहीं आता, तुम्हें नहीं आता कि कैसे सेक्सी दिखते हैं, मैंने कितनी बार तुम्हें बताया है, तुम्हारे बाल खुले हैं। इस पर मैंने कहा कि मैं ये सब नहीं करना चाहती, मुझे नहीं बनना सेक्सी। इस पर उसने कहा कि मैं तुम्हें लॉन्च नहीं कर सकता और कोई भी तुम्हें ऐसे लॉन्च नहीं करेगा अगर तुम ऐसे करोगी। मैंने कहा कि अगर ये सब करना होता है तो मुझे लॉन्च नहीं होना। सलोनी आगे बताती हैं कि इसके बाद वो चिल्लाने लगा और मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की और अपने पैंट पर रखने के लिए कहा ताकि मुझे दिखा सके कि मैं उसे उत्तेजित नहीं करती। मैंने उसका हाथ झटक दिया और उसे रुकने को कहा। वो अपना पैंट उतारकर दिखाने लगा कि मैं उसे उत्तेजित नहीं कर सकती। That's when I threw his laptop and I walked out because it was probably one of the most jarring experiences of my life. सलोनी के अनुसार इसके बाद वो साजिद का लैपटॉप फेंककर कमरे से बाहर निकल आईं। सलोनी ने अपने ब्लॉग में लिखा कि मैं डर गई थी, मुझे घिन आ रही थी और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो गया। मैं इस आदमी के लिए और काम नहीं कर सकती थी। मुझे उस ट्रॉमा से उबरने में सालों लग गए जो उसने मुझे दिया। Let's take you now to the second account on Sajid Khan. Karishma Upadhyay. She says she's a journalist who interviewed Sajid on a few occasions, and she says Sajid kept talking about his penis and how he knew how to satisfy a woman. सलोनी की तरह साजिद खान पर एक्ट्रेस रचेल वाइट ने भी काम के बदले सेक्सुअल फेवर्स मांगने के आरोप लगाए। एबीपी न्यूज पर दिए इंटरव्यू में रचेल वाइट ने अपनी पूरी कहानी शेयर की। रचेल वाइट के साथ हुई घटना उन दिनों की है जब साजिद खान की फिल्म हम शक्ल के लिए कास्टिंग की जा रही थी। इसी दौरान रचेल वाइट को थर्ड लीड रोल के लिए ऑफर मिला। रचेल वाइट ने साजिद से फोन पर बात की। साजिद ने रचेल से कहा कि वो शाम को 5 बजे उसके घर आए। जब रचेल घर पर आने के लिए आनाकानी करने लगी तो साजिद ने कहा कि आपको डिस्कंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है, मेरे घर पर मेरी माँ भी है। लेकिन जब रचेल साजिद के घर पर पहुंची तो साजिद की माँ नहीं थी। साजिद की नौकरानी रचेल को साजिद से मिलाने के लिए सीधे उसके बेडरूम में ले जाती हैं। रचेल को यह बात बड़ी खली कि उसे बाहर के कॉमन एरिया में रोकने के बजाय साजिद के बेडरूम में सीधे मिलाया जा रहा है। इस वक्त साजिद खान अपने बेडरूम में मौजूद अपनी ट्रेडमिल पर वॉक कर रहे थे। जब रचेल कमरे में आई तो साजिद की नजर सिर्फ उनके चेस्ट पर थी। साजिद की इस हरकत ने रचेल वाइट को शॉक कर दिया। साजिद खान इतने पर ही नहीं रुके और रचेल को कपड़े उतारने के लिए बोलने लगे। रचेल ने साजिद खान की बात को टालते हुए कहा कि उसकी बिकनी फोटोज तो पहले से ही एजेंसी ने उन्हें भेजी हुई हैं, उनमें वो उनकी बॉडी देख सकते हैं। रही बात बिकनी में कंफर्ट लेवल देखने की तो मैं आपकी ऑफिस में भी सबके सामने बिकनी में चलकर दिखा सकती हूँ, लेकिन यहाँ नहीं। इसके बाद साजिद ने कहा कि तुम मुझे 5 मिनट में सीड्यूस कर दो, अगर कर दिया तो ये रोल तुम्हारे लिए पक्का है। अगर आप 5 मिनट में मुझे सेड्यूस कर दो, आपका रोल आपका ही है। साजिद खान की इन हरकतों को देखकर रचेल वाइट बहाना बनाकर वहां से निकल आती हैं। सलोनी चोपड़ा रचेल वाइट के साथ साजिद खान की ये अकेली 1-2 घटनाएं नहीं थी, बल्कि एक के बाद एक कई लड़कियों ने साजिद खान पर आरोप लगाए। एक्ट्रेस मंदाना करीमी के साथ भी साजिद ने वैसे ही कपड़े उतारने के लिए कहा जैसे उसने रचेल वाइट को कहा था। Especially for this character that I'm casting, I need to see, how your body is. Yeah. So I said, so I don't understand why you have my pictures. And he's like, no, I need to see it. And, until you don't see it with your own eyes, how are you going to believe it? And सलोनी, रचेल और मंदाना के अलावा साजिद खान पर इसी तरह के आरोप मॉडल डिम्पल पॉल, सरलिन चोपड़ा, एक्ट्रेस शीला प्रिया सेठ और कई एक्ट्रेस और जर्नलिस्ट ने लगाए थे कि साजिद खान ने उन्हें कभी स्क्रिप्ट के बहाने, कभी किसी रोल के बहाने घर पर बुलाया या होटल में बुलाया। इसके बाद कभी गलत तरीके से छूने की कोशिश की या अपने प्राइवेट पार्ट को दिखाया। एक्ट्रेस शीला प्रिया सेठ ने बताया कि साजिद 5 मिनट तक उनके प्राइवेट पार्ट्स को देखते रहे और कहा, तुम्हें सर्जरी करानी चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास ब्रेस्ट बॉलीवुड के हिसाब से बड़ी नहीं है। इन सब एलिगेशंस के बीच सबसे बड़ा शॉकिंग केस रहा टीवी सीरियल्स में संस्कारी बाबू का रोल निभाने वाले आलोक नाथ का। 90 के दशक में टीवी पर एक पॉपुलर शो आता था तारा। इस शो के लीड एक्टर आलोक नाथ थे। इसकी राइटर एंड प्रोड्यूसर थी
विंता नंदा। विंता नंदा और आलोक नाथ की पत्नी आपस में फ्रेंड थीं और आपस में उनके और भी दोस्त थे। विंता नंदा का आलोक नाथ के घर पर आना जाना लगा रहता था। विंता नंदा के अनुसार एक बार आलोक नाथ की पत्नी घर पर नहीं थी। उस वक्त आलोक ने घर पर दोस्तों की एक पार्टी रखी जिसमें वह भी गई थी, लेकिन उन्हें ड्रिंक करने के बाद थोड़ा अजीब महसूस हुआ, जैसे उनकी ड्रिंक में कुछ मिक्स किया गया है। रात करीब 2 बजे विंता पैदल अपने घर के लिए निकलने लगी। तभी रास्ते में आलोक नाथ आए और लिफ्ट दी। विंता बताती हैं कि इसके बाद उन्हें कुछ याद नहीं रहा। उन्हें सिर्फ इतना याद था कि उनके मुंह में और शराब डाली गई। सुबह भी जागी तो उन्हें काफी पेन हो रहा था। उनके साथ रेप हुआ था। विंता के अनुसार उन्होंने अपनी कुछ और दोस्तों से ये बात शेयर की, लेकिन सबने कहा कि वे चुप रहें। विंता ने फेसबुक पोस्ट के जरिए अपनी ये स्टोरी बताई। इसमें उन्होंने तारा शो की लीड एक्ट्रेस नवनीत निशान का भी जिक्र किया, जिसके पीछे आलोक नाथ पड़े हुए थे और उसे हैरेस कर रहे थे। विंता के अनुसार तारा की एक्ट्रेस नवनीत निशान को गलत तरीके से छूने के कारण उसने आलोक नाथ को थप्पड़ भी जड़ा था। एक्ट्रेस नवनीत निशान ने भी विंता की बात को कंफर्म करते हुए कहा कि आलोक नाथ ने उन्हें 4 साल तक परेशान किया था और नंदा ने जो आरोप लगाए हैं वो सही हैं। तो नवनीत ने उन्हें सेट पर सबके सामने थप्पड़ भी मारा, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। शो से उन्हें निकाल दिया गया। विंता नंदा और नवनीत निशान की तरह ही एक्ट्रेस संध्या मृदुल ने भी कहा कि एक टेलीविजन में काम करने के दौरान आलोक नाथ रात को नशे में उनके कमरे में आ गए और उन पर झपट्टा मारने लगे। उन्होंने डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी यानी कि डीओपी की भी नहीं सुनी और रूम में ही रुकने की जिद करने लगे। बाद में जैसे तैसे बहुत कोशिश के बाद ही आलोक मेहता को रूम से निकाला जा सका। आलोक नाथ पर कमरे में जबरदस्ती घुसने का आरोप एक्ट्रेस दीपिका अमीन ने भी लगाया। दीपिका ने कहा कि आलोक नाथ एक घिनौने नशेड़ी हैं जो महिलाओं को हैरेस करते हैं। इसी तरह हम साथ साथ हैं में आलोक नाथ के साथ काम करने वाली एक एक्ट्रेस ने भी आलोक मेहता पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया। ऐसे ही डायरेक्टर सुभाष घई पर भी एक बड़ी मीडिया पर्सनैलिटी ने अपना नाम छुपाकर स्टोरी शेयर की। इस महिला ने बताया कि सुभाष घई ने उन्हें मेंटर करने की बात कही, लेकिन धीरे धीरे सुभाष घई उसकी जांघों के बीच हाथ रखने लगे और जबरदस्ती किस करने लगे। एक दिन सुभाष घई ने उसकी ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला दिया और घर की जगह उन्हें एक होटल ले गए। यहाँ बदहवास हालात में सुभाष घई ने उनका रेप किया। विक्टिम ने चीखने की कोशिश की, लेकिन सुभाष घई ने अपना हाथ उनके मुंह पर रख दिया और रेप के दौरान विक्टिम बेहोश हो गई। इसके बाद उसे सुबह पता चला कि सुभाष घई ने उसके साथ रेप किया है। महिला के अनुसार इस घटना के बाद उन्होंने सुभाष घई के साथ काम करना छोड़ दिया। इन आरोपों पर सुभाष घई ने कहा कि अतीत की कुछ कहानियां बिना किसी सच्चाई के लाना या झूठे आरोप लगाना एक फैशन बनता जा रहा है। मैं ऐसे सभी झूठे आरोपों का सख्ती और दृढ़ता से खंडन करता हूं। शराब के बहाने एक्ट्रेस के साथ रेप करने और मोलेस्टेशन के केसेस से बॉलीवुड की कहानियां भरी पड़ी हैं। एक्ट्रेस गीतिका त्यागी ने बताया कि 28 मई 2012 के दिन एक पार्टी के बाद डायरेक्टर सुभाष कपूर बीमारी का बहाना बनाकर उनके घर पर रुक गए। इस दौरान डायरेक्टर सुभाष कपूर ने उन्हें मोलेस्ट किया। इस घटना के बाद गीतिका त्यागी ने सुभाष कपूर को कन्फ्रंट भी किया और इसे वीडियो पर रिकॉर्ड कर लिया। इस वीडियो में सुभाष ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। 2014 में गीतिका ने सुभाष कपूर पर FIR भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद सुभाष कपूर को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में उन्हें जमानत लेनी पड़ी। इंटीमेट सीन्स के बहाने एक्ट्रेस को गलत तरीके से छूने के मामलों की गिनती नहीं है। कैलाश खेर को लेकर भी कई महिलाएं सामने आईं। सिंगर सोना महापात्रा ने आरोप लगाया कि जब वे एक कॉन्सर्ट के बारे में बात करने के लिए पृथ्वी कैफे में कैलाश खेर से मिली तो वे उनकी जांघ पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा लगता है कि एक म्यूजिशियन को तुम मिली, एक एक्टर को नहीं। सोना महापात्रा के अनुसार उसके मना करने के बाद भी कैलाश खेर उन्हें हैरेस करते रहे। सिंगर वर्षा सिंह धनुआ ने भी आरोप लगाया कि एक रिकॉर्डिंग के दौरान कैलाश ने उन्हें अपनी कार में बिठाया और उनकी जांघ पर हाथ रखने लगे। उन्होंने दावा किया कि कैलाश खेर ने रिकॉर्डिंग रूम में उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। एक महिला फोटो जर्नलिस्ट ने भी कहा कि जब वो अपनी एक साथी के साथ इंटरव्यू के लिए तस्वीरें लेने के लिए कैलाश खेर के घर गईं तो कैलाश खेर उन दोनों के बीच बैठ गए और बार बार अपना हाथ उनकी जांघ पर रखते रहे। बॉलीवुड में लड़कियों से काम के बहाने उन्हें कपड़े उतारने के लिए कहना, सेक्सुअल फेवर्स मांगना, मोलेस्ट करना, हैरेस करना बहुत आम है। यही कारण है कि जब भी कोई एक्ट्रेस किसी पुरुष एक्टर या डायरेक्टर पर सवाल उठाती है तो उसे इंडस्ट्री से कोई सपोर्ट नहीं मिलता। जिन्हें हम बड़े बड़े एक्टर कहते हैं, अक्सर वे महिलाओं से जुड़े इन सवालों से भाग जाते हैं या गोल मोल जवाब देकर निकल जाते हैं। राधिका आप्टे, प्राची देसाई,
ऋचा चड्डा, ईशा कोप्पिकर, ईशा गुप्ता, कल्की कोचलिन, जरीन खान जैसे ढेरों नाम हैं जिन्हें कास्टिंग काउच के नाम पर सेक्सुअली हैरेस किया गया। भारत में ये हाल सिर्फ बॉलीवुड का नहीं है, बल्कि पत्रकारिता से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर हर जगह पर इनोसेंट वुमेन्स का हैरेसमेंट किया जाता है और उन लड़कियों को अपने करियर छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है जो इन ऑफर्स को फॉलो नहीं करती। यह हाल देश की ही नहीं, दुनिया की सबसे इस्टेब्लिश्ड फिल्म इंडस्ट्री में से एक बॉलीवुड का है। उन लड़कियों की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं हो रही जो इतनी एम्पावर्ड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है या फाइनेंशियली इतनी इंडिपेंडेंट नहीं है। न जाने कितनी जगहों पर छोटी बड़ी गली मोहल्लों से लेकर स्कूलों और कॉलेजों तक इनोसेंट लड़कियों को इन लोगों की वजह से नौकरियां छोड़नी पड़ती हैं, करियर छोड़कर घर पर बैठना पड़ता है। लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग कमेंट बॉक्स में आकर लिखते हैं कि अरे आज क्यों बोल रही हो, पहले क्यों नहीं बोला, पब्लिसिटी के लिए बोल रही हो। सच ये है कि ऐसे ही लोगों की वजह से महिलाएं अपने साथ हुए हैरेसमेंट पर मुंह नहीं खुलती। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।